Hey everyone, welcome back to all on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub and I am your educator शकुंतला गर्ग। आपको पता है हमने यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर अकाउंटिंग का जो पार्ट है मतलब जनरल प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग जो है ऑडिटिंग वाला वो जो है मैं आपको कवर करवा रही हूँ। इसमें पहले भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, तो आज हम जो है करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए पहले के जो वीडियोस है या पहले के जो चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। उसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। उसके बाद में हमने क्या कहा, जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल, उसकी जर्नल बनाते हैं, जर्नल बुक के अंदर इसकी एंट्री करते हैं। तो जर्नल के अंदर जो एंट्री करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। आफ्टर दैट हम उसे क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, और जब लेजर में पोस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। इसके बाद में बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक पार्टी को, एक पर्सन को ये बताती है कि बिजनेस जो है उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, और जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है मार्केट के अंदर। तो ये हमें कौन बताती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों जो है इसमें बनाए जाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर स्टेक होल्डर एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, अभी अभी जैसे हमने बात की कि वेरियस जो पार्टीज होती है जिनका कहीं ना कहीं बिजनेस से इंटरेस्ट जुड़ा होता है वो सारी आपकी कहलाती है स्टेक होल्डर, और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, जिसकी वजह से उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब जैसे कि यहाँ देखिए इस टेबल के अंदर आपको जो है डिफाइन किया हुआ है कि यूजर्स कौन कौन है और किस वजह से वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो दो टाइप में उनको क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, वो यूजर्स जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। डायरेक्टली इनका इनका मतलब क्या है, जो बिजनेस के अंदर के होते हैं। ओके, और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस के अंदर के नहीं होते, बाहर की वो पार्टीज होती है, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो देखिए सबसे पहले आपके आते हैं करंट ऑनर्स। ओनर जो है बिजनेस का, मालिक जो है जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, जिसने बिजनेस को शुरू किया, कैपिटल जो जिसने बिजनेस में लगाई, वो कहलाता है आपका ओनर। तो ये जो है ये आपका इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ऑनर्स ऑब्वियसली आपके इंटरनल यूजर्स का पार्ट होंगे। अब बात आती है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं पे, और अपने आप की जो वेल्थ है, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए अपने पास रखो, क्या होगा उनका, वो पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख से आप ये सोचो कि मैं इसी 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख बना दूं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए कहीं ना कोई आपको बिजनेस शुरू करना होगा ना। तो इसीलिए ऑनर्स जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उनका जो प्रॉफिट है वो कितना था, एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो है उनकी करंट पोजीशन क्या है, और फिलहाल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लास्ट के कंपैरिजन कितना है। इन सब चीजों के लिए उनको क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपने अगर बिजनेस शुरू कर लिया तो एटलीस्ट आपको ये एस्टिमेशन तो चाहिए ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, और आपकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है उसका क्या स्टेटस है, राइट। इसके बाद में आपके आते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स भी आपकी इंटरनल यूजर्स का पार्ट होते हैं। अब जो मैनेजर है वो बिजनेस के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, अपना करियर बनाने के लिए। वो एसेंशियली क्या करते हैं, ओनर्स के एजेंट का काम करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के एजेंट का काम करते हैं। उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो वो उनके एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिट को भी जानने में और फाइनेंशियल पोजीशंस को भी जानने में। क्योंकि जितने ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट होंगे उतने ही मैनेजर्स को सैलरी ज़्यादा मिलेगी, डिविडेंड्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। इसीलिए वो ये चीज़ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर आती है आपकी गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट जो है वो आपकी एक्सटर्नल पार्टी है, ना कि इंटरनल पार्टी, ठीक है। तो वो बिजनेस के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि वो बिजनेस को रेगुलेट करना उसका काम है। उसका रोल क्या है, रेगुलेट करना और रूल्स बनाना,
ऐसे रूल्स जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए हो। अब बात आती है कि उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी स्टेक होल्डर जो है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है बिजनेस पे, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन जानना चाहती है प्रॉफिटेबिलिटी और इसके बारे में, ताकि वो जो है टैक्स की डिटर्मिनेशन कर सके, टैक्स लगा सके कि कहीं टैक्स के ऊपर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, गलत टैक्स तो नहीं पे कर रहे, राइट। तो इसीलिए जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होती है। उसके बाद में आपके आते हैं प्रोस्पेक्टिव ओनर। प्रोस्पेक्टिव ओनर देखिए क्या होते हैं, ये ऐसे ओनर होते हैं जो कि जिन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया होता, लेकिन ये लाइक होते हैं कि बिजनेस के अंदर अपना ओनरशिप गेट करते हैं बाय द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स जो है उनको परचेज करके, आपने शेयर होल्डर्स का नाम सुना है ना, वो क्या करते हैं बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। तो यही काम यहाँ पर होता है। प्रोस्पेक्टिव ओनर्स का क्या काम होता है, ये आपकी एक्सटर्नल पार्टी होती है और ये भी अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है इनका पर्पस क्या होता है, ही इज एक्सपेक्टिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस विद अ व्यू टू मेक हिज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ ग्रो। इन्हें एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो क्या कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, पास्ट के प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, ताकि वो फ्यूचर के एस्टिमेशन लगा के क्या कर सके, उसमें पार्ट ले सके और उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। इसके बाद में आते हैं आपका बैंक। तो बैंक भी आपका क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। और बैंक जो है वो बिजनेस में क्यों पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होता है प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है उसके सेफ्टी के अंदर। मतलब अगर बैंक जो है उसने उसके अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करवाया है या कुछ भी करवाया, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट और उसके जो रिटर्न है, उसकी इंटरेस्ट जो है, उसकी सेफ्टी के लिए बैंक जो है बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। बैंक क्यों ले जाना चाहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो देखिए बैंक ये जानना चाहता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स पड़ी है, क्योंकि जितनी ज्यादा एसेट्स उसके पास कैश में या नियर कैश फॉर्म में होगी, नियर कैश का मतलब है लिक्विडिटी फॉर्म में होगी, ठीक है, उतने ज्यादा क्या होगे, बैंक जो है उसे एश्योरेंस होगा कि उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो इंटरेस्ट है वो उसको टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बैंक जो है वो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस, कि कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है आपके ये एक्सपेंडिचर भी होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, मतलब आपकी जो है ये सारी चीजें कैपिटल एंड रेवेन्यू होती है। तो मेन डिफरेंस अगर हम कैपिटल और रेवेन्यू का देखें, तो जितनी भी रेवेन्यू आइटम होती है ना, वो आपकी आती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या रेवेन्यू आइटम जो होती है वो आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है, जबकि कैपिटल आइटम जो होती है वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। समझ में आया इनमें डिफरेंस, रेवेन्यू आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनती है और कैपिटल जो है वो आपकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब आता है आपका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर देखिए क्या होगा, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो या फिर बाहर के पर्सन को किसी कुछ भी पे करते हो, तो वो किस लिए करते हो, आप अपनी लाइबिलिटी की सेटलमेंट करने के लिए। लाइबिलिटी की सेटलमेंट मतलब मान लीजिए आपने मुझे जो है पेमेंट देनी थी और आपने पेमेंट कर दी, तो इट मीन्स आप अपनी लाइबिलिटी को सेटल डाउन कर रहे हो, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर जो है वो किस लिए किया जाता है, वो इस व्यू पॉइंट से किया जाता है कि वो बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ, आपने अपने बिजनेस में जो है एडवर्टाइजमेंट करवा दी, तो ये क्या है, आपने खर्चा करवाया, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको ये है कि ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कराया ये इन फ्यूचर आपको क्या करेगा, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। तो अगर बेनिफिट जो है वो आपका सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो पीरियड चल रहा है उसी टाइम के लिए अगर वो बेनिफिट आपको मिलता है, उसी साल के लिए अगर बेनिफिट मिलता है, तो उसको बोला जाता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये बेसिकली बिजनेस के डे टू डे में कंडक्ट होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि सैलरी, सैलरी हर महीने आप अपने एम्प्लॉयज को पे करोगे,
राइट। रेंट हर महीने पे करोगे, तो ये क्या है, ये डे टू डे एक्टिविटी है बिजनेस की। तो इसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक ही साल के लिए आपको मिलेगा, उस करंट पीरियड के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक्सपेंडिचर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो उसको बोला जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है, एक साल से ज्यादा अगर आपको किसी चीज का बेनिफिट होता है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। अब ऐसा तो नहीं है आज फर्नीचर परचेज किया तो एक साल बाद में वो खराब हो गया, नहीं ना। उसका बेनिफिट आपको एटलीस्ट 2 साल, 4 साल, 6 साल मिलने वाला है। तो ये क्या हुआ, ये लंबे टाइम के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, आपने कोई एसेट्स खरीद ली, बिजनेस में कोई मशीनरी ले आए। अब वो मशीनरी अगर 10 साल तक चलेगी तो उसका बेनिफिट आपको 10 साल मिलेगा ना, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो जरा ध्यान से देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। क्या करता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा कि आप जो है मशीनरी ले आए, तो मशीनरी क्या, उससे क्या होगा, अगर पहले वाली मशीनरी से आप 100 यूनिट के प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अब नई मशीनरी आने से अब आप क्या है 150 यूनिट या 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। वहीं अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ये उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन इन द सेंस, मान लीजिए आपने मशीनरी को रिपेयर करवा दिया, सर्विसेज करवा दी, तो ये क्या है, ये उस कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है ताकि उसकी वैल्यू कम ना हो और उससे क्या है प्रोडक्शन में कमी ना आए। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो आपका इंकर्ड किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, बिजनेस को चलाने में। अगर आपने मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको अक्वायर करने के लिए किया जाता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे कंडक्ट जो होते हैं बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो है उसको किया जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली रैकरिंग नेचर का होता है। रैकरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटेटिव, कि ये रिपीट होता रहता है। जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा हो गया, आपका रेंट का खर्चा, सैलरी हर महीने रिपीट हो गया, आपको हर महीने देनी होगी। वहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रेकरिंग होता है। नॉन रेकरिंग मतलब वो बार बार रिपीट नहीं होता। एक बार मशीन खरीद ली तो 10 साल तक नहीं खरीदोगे, वो नॉन रेकरिंग नेचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के लिए मिलता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको जो है नॉर्मली एक ही साल के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा सालों के लिए आपको बेनिफिट देता है। तो हम उसे एसेट्स मान के जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसको हम उसी साल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं, क्योंकि वो आपको उस साल का ही खर्चा होता है, उसी साल में उसको सेटल करना होता है। ठीक है, अब कैपिटल और रेवेन्यू तो समझ लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी एक्सपेंडिचर को ना तो कैपिटल कह पाते ना रेवेन्यू कह पाते। तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए नॉर्मल यूजेज में अगर हम बात करें, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, उसको अगर हम नॉर्मली देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट बार बार करवानी पड़ेगी और आपको उस साल उसका फायदा भी होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक बार ही बहुत ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंडिचर करवा दे, बहुत हाई हैवी एक्सपेंडिचर करवा दे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट तो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से भी ज्यादा के लिए मिलेगा ना। तो उस केस में वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो इस तरह के खर्चों को क्या कहा जाता है, इस तरह के खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा में आपको जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, तो वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सपेंडिचर जो है, जैसे हमने बात की, तो वो क्या होता है, आउटले होता है। मतलब आप बिजनेस के बाहर किसी को पे कर रहे हो, जो कि आउटले होता है किसके लिए, जो कि बिजनेस में आपने इंकर किया। तो एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो कि ये परसीव्ड किया जाता है कि जो यूज्ड हो चुका है या फिर करंट ईयर में कंज्यूम हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो कि इस साल आपने कंज्यूम कर लिया,
उसको करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। जैसे कि मैंने कहा मशीनरी आपने 1 लाख की खरीदी, 1 लाख की खरीद के आपने कहा 10 साल तक वो चलेगी, तो आपने 10-10 हजार जो है हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। तो जो 10,000 जो एक पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब आपने उस साल उसे क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो वो आपका उस साल का एक्सपेंस हो जाएगा, ना कि एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको करंट ईयर का एक्सपेंस समझा जाता है, उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डाल देते हैं। ओके। अब आ जाते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट भी क्या होती है, रिसिप्ट आपका एक क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पैसा रिटर्न करना है। मतलब उसने क्या बोला, रिसिप्ट क्या है, देखिए कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो अगर आपकी कोई रिसिप्ट ऐसी है जिसके अंदर ऑब्लिगेशन होता है कि आपको ये मनी जो है वो रिटर्न करनी है, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक एडिशनल कैपिटल ले आया अगर ओनर, या फिर कोई आपने बैंक से लोन ले लिया। अब देखो बैंक से लोन लिया तो कहीं ना कहीं वो जो लोन है हमने उसका बेनिफिट 1 साल में तो मिलने वाला नहीं है, आगे तक के लिए लिया है। ठीक है। तो वो लोन जो लिया वो आपका क्या है, कैपिटल रिसिट्स होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है कि आपने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। क्या करनी है, आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो इसीलिए ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आपके क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। ठीक है। वहीं अगर कोई रिसिप्ट्स जो है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं करती कि आपको पैसा रिटर्न करना है या नहीं करना, तो वो आपकी क्या होगी, उसको हम रेवेन्यू रिसिट्स बोलेंगे, ना कि कैपिटल रिसिट्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर फर्म ने सेल कर दी या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो ये क्या है, ये जस्ट आपको, आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर इंटरेस्ट मिल गया, दैट्स इट। तो ये आपकी रेवेन्यू रिसिट्स होगी। इसके बाद में जो मेन आपका टॉपिक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बेसिकली 2 पर्पस होते हैं। एक तो क्या है कि हम चाहते हैं कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब बिजनेस जो है, बिजनेस एक ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। और नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस जो है वो क्या करे, प्रेजेंट करे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहने का मतलब एक तो हम क्या चाहते हैं, उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो सही से पता चले, और एक हम चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही से पता चले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए फर्म यूजुअली क्या करती है, उसको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका अनदर नेम क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या दिखाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाती है बिजनेस की, किस टर्म में, प्रॉफिट और लॉस के टर्म में। और वहीं बैलेंस शीट जो है वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के फॉर्म में। ओके। और इनको जो है ट्रायल बैलेंस के बेस पर बनाया जाता है। किसके बेस पर, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पर। नेक्स्ट अब जो आपका आता है वो देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली इसका ये जो है ये भी आपका कहीं ना कहीं एक टी शेप में ही होता है, इस तरह से जो है इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है। इसमें डेबिट, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, डेबिट बैलेंस या लॉसेस जो होते हैं उसको डेबिट साइड में डालते हैं, और जो भी आपके क्रेडिट बैलेंसेस या फिर जो गेन्स है वो आपके क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब बात आती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम जो है वो आती है। ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती है। तो इसमें हम बात करते हैं, अब बात आती है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती है। तो ध्यान से सुनिए, आपको डिटेल में नहीं बताने वाली, ना डिटेल में आपको करना, आपको लेकिन आइटम्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आती है ओपनिंग स्टॉक। कौन सी आती है, ओपनिंग स्टॉक, जो शुरुआत में जो स्टॉक होता है वो। फिर नेक्स्ट आती है परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न जिसको हम नेट परचेज भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो टोटल परचेज है उसमें से अगर कोई भी परचेज रिटर्न आइटम है तो उसको माइनस करके इसमें लिखते हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं परचेज लेस रिटर्न। और जो नेट आपकी जो परचेज रिटर्न होती है उसको क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। ओके। नेक्स्ट वेजेस, कैरियर्स इनवर्ड एंड फ्राइट इनवर्ड।
क्या है, कैरियर्स इनवर्ड एंड फ्राइट इनवर्ड। ये जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको बोला जाता है कैरियर्स या फ्राइट। फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग चार्जेस, सैलरीज, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। उसके बाद में रिपेयर्स, उसके बाद में क्या है, रिपेयर। इसके अलावा जो मिसलेनियस खर्चे बच गए, जितने भी खर्चे हैं मतलब छोटे मोटे, वो सारे जो है आप एक सन्ड्री एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस नाम डाल के उसमें इसमें डाल देते हो। ये थी सारी आपकी डेबिट साइड की। ओके, अब बात आती है क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम आती है। तो क्रेडिट साइड में आपकी आती है एक तो सेल्स, जिसको मैं बोलूँगी नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब क्या है, जो आपकी सेल है उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस करते हो, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट आपके आती है अदर इनकम। जितनी भी आपको इनकम होती है, जितनी भी, वो सब आप क्रेडिट साइड डालोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, वॉट एवर, सब आप इसमें डालोगे। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके अकाउंट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गए, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको क्लोज किया जाता है। कैसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड डाल के। डेबिट मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरीज, फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, ये सब डेबिट में आएगी। तो वही एंट्री आपको यहाँ करनी है। तो उसने यही बोल रखा है क्लोजिंग का मतलब क्या है, ये सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, और क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट और अकाउंट्स को क्रेडिट। ओके, इसके बाद में आपका जो रेलिवेंट चीज आती है, यस, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान से देखिए फॉर्मेट क्या है इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। आपको शायद पहले भी बताया होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी क्या है, स्टेटमेंट है आपकी। तो वो क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। फॉर द ईयर एंडेड मतलब उस साल के एंड के बाद में। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या है, फॉर द ईयर एंडेड बनता है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है उस साल के एंड के लिए। तो इसके अंदर देखिए आपका क्या है, इस साइड आपके एक्सपेंस या लॉसेस लिखे जाते हैं, इस साइड आपके रेवेन्यू या गेन्स लिखे जाते हैं, बीच में अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में देखिए क्या क्या आइटम होते हैं आपके, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कार्टेज, एंड उसके बाद में जो ग्रॉस इधर आती है सेल। फिर बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की। तो अगर आपकी सेल ज़्यादा है आपके इधर एक्सपेंसेस से, तो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपकी सेल के कंपैरिजन में, तो ग्रॉस लॉस आएगा। ओके, फिर इधर आपका क्या है, आप ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर नीचे आपके आते हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी, रिपेयर, रिन्यूअल, बैड डेट्स, जितने भी मतलब आपके खर्चे हैं वो सारे इसमें आते हैं डेबिट साइड में, और जितनी भी आपकी इनकम होगी वो सारी आपकी इस साइड आ जाएगी। लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। तो अगर आपके जो है खर्चे कम है आपकी इनकम से, तो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर खर्चे ज़्यादा है इनकम से, तो आपकी क्या होगी, नेट लॉस की सिचुएशन आ जाएगी, और फिर उसको आप जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो बेसिकली ये जो है आपका फॉर्मेट है एक तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दो अकाउंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो सेकेंड पार्ट है, जो कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करके देता है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्या करता है, उसमें कौन कौन सी आइटम आती है, वो किस नेचर का होता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपका बेसिक ऑपरेशनल जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, उसका रिजल्ट होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आती है। क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसी के साथ साथ जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इन सबसे रिलेटेड, वो भी इसमें आते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिसाइड्स परचेज के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चों का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चर से या गुड्स के परचेज से उसको पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के बीच के खर्चे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके कौन कौन से खर्चे आते हैं, आपके कैरियर्स इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, वेजेस,
फैक्ट्री लाइटनिंग, कॉयल, वाटर एंड फ्यूल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट बनेंगे, और जितने इनडायरेक्ट होंगे जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये सारे ये आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें जैसे वेज, सैलरी, रेंट और बिल्डिंग एंड बैड डेट्स, तो इनमें से सिर्फ वेज जो है वो डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन जो सैलरी, रेंट, बैड डेट्स ये सब आपके इनडायरेक्ट है। तो वेज आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा और बाकी तीनों चीजें आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। ओके, इसी तरह देखिए सेल्स जो है वो मेन आइटम है आपके बिजनेस के रेवेन्यू का। तो वही चीज जो यहाँ मैंने आपको ऊपर बता दी कि अगर सेल ज्यादा है आपके परचेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और वहीं अगर परचेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है सेल से तो आपको ग्रॉस लॉस की सिचुएशन होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको कैसे निकालते हैं, सेल में से आप जो है अपनी परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हो। वहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उनको आप क्या करते हो, आपके सेकंड पार्ट मतलब P&L के डेबिट साइड में भेज देते हो। तो वहीं अगर आपका P&L का क्रेडिट ज्यादा है तो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट की सिचुएशन होगी, वहीं अगर डेबिट ज्यादा है तो आपकी नेट लॉस की सिचुएशन होगी। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करके उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो ये नेट प्रॉफिट या लॉस होता है उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है, देखिए इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सीजीएस। सीजीएस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो उसका निकालने के फॉर्मूले होते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं, परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दें। कहने का मतलब क्या है कि जब हम परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, विच मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट वाला पोर्शन, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट वाला पोर्शन जिसमें आपकी परचेज, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसमें सिर्फ परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके क्या बनते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनते हैं, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ठीक है। वहीं इसका जो है अगर एक और अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, एक और अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो आप क्या करोगे, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है। फिर ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डेबिट साइड, उसमें से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको अनदर नेम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम और क्या कहते हैं, अनदर नेम क्या है इसका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है इसका अनदर नेम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आपका वो प्रॉफिट होता है जो कि आप नॉर्मल ऑपरेशंस या बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से अर्न करते हो। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है कि आपका अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आपकी सिचुएशन होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके अंदर हम क्या चीजें नहीं लेते, जितनी अब नॉर्मल आइटम्स होती है, मतलब सिर्फ नॉर्मल आइटम्स इसमें आती है, नॉर्मल एक्टिविटीज आती है, जितनी अब नॉर्मल आइटम्स है जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब इसमें नहीं ली जाती। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं उनको क्या कर देते हो, ऐड, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको लेस कर देते हो। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। नेट प्रॉफिट है, उसमें जितने भी खर्चे थे जो आप पहले लेस कर चुके हो उनको ऐड करते जाओ, और जितनी इनकम ऐड कर चुके हो उनको लेस करते जाओ, उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब आपकी जो है मतलब जितना रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए उतना मैं आपको करवा रही हूँ।
कोई कॉपी पेन दे दो। इसके बाद में आपकी आती है बैलेंस शीट। अब बात आती है आपकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिससे प्रिपेयर किया जाता है किस लिए? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, जिसके अंदर उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी आती है गिवन डेट पे। ओके, तो एसेट्स जो होता है वो क्या दिखाता है? आपका डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है एंड लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट बैलेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब बात आती है बैलेंस शीट को बनाने की। बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं उसको देखेंगे। तो एक मिनट रुकिए। जितने भी अकाउंट्स आपकी एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनको आप क्या करते हो? बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जो अकाउंट्स है आपके कैपिटल एंड लायबिलिटी का, उसको तो हम क्या करते हैं? लायबिलिटी साइड शो करते हैं। कहाँ करते हैं? लायबिलिटी साइड। और जो एसेट्स या जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे उनको हम कहाँ शो करते हैं? राइट साइड में, मतलब एसेट साइड में। दोबारा सुन लो, जो भी कैपिटल एंड लायबिलिटी है वो आपकी लेफ्ट साइड में, क्रेडिट साइड में शो होगी, जिसको हम मतलब लायबिलिटीज कहते हैं। और जितनी एसेट्स या अदर डेबिट बैलेंसेस है उनको राइट साइड में शो करते हैं, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं। इसका वैसे कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं होता, लेकिन बैलेंस शीट जो है उसका जो परफॉर्मा है वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल्ड थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्या, ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है उसे कौन बताता है? आपके कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का परफॉर्मा बता रखा है। और शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बता रखा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल और कौन से पार्ट के अंदर जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो पार्ट 1 शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल थर्ड का पार्ट सेकंड P&L के लिए होता है। अब बैलेंस शीट का परफॉर्मा देख लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ दिस एज एट का मतलब क्या है? इस तारीख तक की बैलेंस शीट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एसेट साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड में आपके सारे के सारे फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जितने भी आपके डेबिट खर्चे या फिर एसेट्स आ गई। और इधर आपकी कैपिटल और लायबिलिटी। तो कैपिटल, कोई प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड होता है, हमने किया था ना बात। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके लायबिलिटी साइड आते हैं। ओके, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आपका है या बैलेंस शीट की आइटम। बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम आपको देखने को मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? वो एसेट्स जो कि क्या है, या तो कैश की फॉर्म में होती है या फिर एक साल के अंदर अंदर जैसे आप कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो आपकी करंट एसेट्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपके सारे कहलाते हैं करंट एसेट्स। ओके, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जिसको एक एक्सपेक्टेड होता है कि वो एक साल के अंदर अंदर जो है पे कर दी जाएगी, या फिर उसे जो है करंट एसेट्स में से पे कर दिया जाएगा। तो लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है? आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। देन आती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपकी वो एसेट्स होती है जिसको कि हेल्ड किया जाता है एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बिजनेस में। किसके लिए? लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। और इनको जो है आप रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते। इसमें क्या क्या चीजें आती है? आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एक्सेट्रा। कुछ टाइम जो ये टर्म्स है, मतलब इसके लिए फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम फिक्स्ड ब्लॉक या ब्लॉक कैपिटल भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद में आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स देखिए वो एसेट्स कहलाती है जिसको आप जो है सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सीन नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते। इसके अंदर को क्या क्या आती है? आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपकी आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट वो फंड रिप्रेजेंट करती है जो कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है या कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, और इनको जो है कॉस्ट प्राइस पर शो किया जाता है। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, लेकिन जब आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो, ध्यान से सुनना ये बात, आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन अगर मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का कम है कॉस्ट प्राइस से,
तो आपको एक फुट नोट डालना होगा जो कि इफेक्ट में बी अपेंडेड टू दी, जिससे कि बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको उस नीचे फुट नोट में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सारी लाइबिलिटी अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज के अलावा, उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसा ये जो लाइबिलिटी होती है ये यूजुअली जो है आपकी 1 साल के अंदर आपको जो है पे करनी होती है। इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आपकी? ये एक्सेस होता है एसेट्स का ओवर लाइबिलिटी। इट मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है। ये आपकी सारी की सारी अमाउंट वो बताती है जो कि आपके प्रोपराइटर्स ने या पार्टनर्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट की है बिजनेस के अंदर। देन आती है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि एक प्रोपराइटर विड्रॉ कर लेता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट, ये सारी आइटम जो हमने ऊपर देखी 8 के 8 आइटम आपकी जो है बैलेंस शीट के आइटम है। इसके बाद में अब आपका आता है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो ये क्या कहलाता है, मार्शलिंग क्या है एंड ग्रुपिंग क्या है? तो ध्यान से सुनिए, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी किसे कहते हैं? एक बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है उसको आप जो है अरेंज कर सकते हो 2 फॉर्म में, या तो लिक्विडिटी के फॉर्म में या परमानेंस के फॉर्म में। क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आप जो है अरेंज कर सकते हो 2 तरीके से, लिक्विडिटी या परमानेंस। तो एसेट्स को और लाइबिलिटी को अगर आप अरेंज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, तो उसे बोला जाता है मार्शलिंग। क्या बोला जाता है? मार्शलिंग। ठीक है। वहीं अगर हम परमानेंस का केस देखें तो जितनी परमानेंट एसेट्स या लाइबिलिटी जो होती है, जितनी भी परमानेंट एसेट्स या लाइबिलिटी होगी बिजनेस की, उसे बैलेंस शीट के टॉप पे रखा जाएगा और उसके बाद में एसेट्स को अरेंज करेंगे उनकी रिड्यूसिंग लेवल ऑफ परमानेंस के बेस पे। मतलब जितनी कम परमानेंट है उसको कम, फिर कम, फिर कम, और लास्ट में बिल्कुल जो टेम्परेरी एसेट्स है उसको रखा जाएगा। ठीक है। तो मार्शलिंग के अंदर क्या होगा आपका, आप बैलेंस शीट की अरेंजमेंट अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हो एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, उसको मार्शलिंग कहते हैं। ठीक है। और परमानेंस का केस देखें तो जितनी परमानेंट एसेट्स है उनको टॉप पे रखा जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी को, और बाकी धीरे धीरे फिर जो है उनको क्या करते हैं, उसकी रिड्यूस करते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंस। और फिर आती है आपकी, हमने परमानेंस और लिक्विडिटी की बात की ना, तो मार्शलिंग का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया कि एसेट्स को किसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को। अब लिक्विडिटी की केस की बात करें तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि जो यूजर है उसके गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द वेरियस अकाउंट्स, कि मतलब ऑर्डर जो है उसे ये आइडिया हो जाए, गुड आइडिया हो जाए कि अलग अलग अकाउंट्स की लाइफ क्या है। ठीक है। जैसे आपको पता है एसेट्स अकाउंट जो है वो परमानेंट नेचर का होता है, तो वो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए चलेगा, जबकि जो लेस परमानेंट या मोर लिक्विड अकाउंट जो है वो आने वाले टाइम में अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे, जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट हो गया। ओके। तो उस अकॉर्डिंग जो है उसको ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो अब देखिए, आप जो आइटम आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती है उसको हम प्रॉपरली ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो सारी आइटम जो सिमिलर नेचर की है उनको एक साथ रखा जाता है एक ही हेडिंग के अंदर। जैसे कि आपने देखा हम करंट एसेट्स देखते हैं, तो करंट एसेट्स के अंदर सारी के सारी वो एसेट्स आ जाती है जो कि करंट नेचर की होती है, चाहे वो कैश है, बैंक है, डेटर है। ठीक है। तो उसे बोलेंगे करंट एसेट्स। वहीं फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो उसमें सारी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स आ जाएगी, तो ये सब। इसके बाद में ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक आधा क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने बिहाफ पे आप इन्हें कर सकते हैं। मैं इन्हें स्किप कर रही हूँ तो आप जो है देखते रहिएगा। उसके बाद में आपकी आती है ओपनिंग एंट्री। तो जैसे हमने क्लोजिंग एंट्री की थी वैसे ओपनिंग एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री के केस में क्या होता है, देखिए जितनी एसेट्स होती है वो सारी डेबिट होती है और जितनी कैपिटल होती है वो सारी आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या बोला मैंने, एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब बात आती है कि अगर उनमें कोई डिफरेंसेस आ जाता है तो उनको क्या करेंगे, तो उनको जो है जो बैलेंसिंग जो भी आपकी आएगी यहाँ पर उसको जो है आपकी कैपिटल अकाउंट में डाल दिया या फिर क्रेडिटर अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है।
ऊपर अगर एसेट्स में कोई आ रही है तो उसको ड्राइंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, इनको बैलेंसिंग करना कहते हैं। तो ये आपका बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 1 था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, कैपिटल, कैपिटल रिसीप्ट और ये सारी की टर्म्स जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसमें जो जो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, कौन कौन सी आइटम आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, मार्शलिंग, ग्रुपिंग, ठीक है, मार्शलिंग किसे कहते हैं, एसेट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना मार्शलिंग कहलाता है, ग्रुपिंग किसे कहते हैं, सिमिलर नेचर की आइटम को एक ही फॉर्म में रखना उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है और ये आपके देखिए कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। ये आपकी जो +1 की एनसीईआरटी है वो है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म और लास्ट में आप ये टेस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग जो है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले भी जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।